नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल डायरेक्ट टू माइंड में। साथियों, इस वीडियो में चर्चा करेंगे एक छोटे और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सरकार के बारे में। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। ये किसी भी वीडियो को हम 3 तरीके से कवर करते हैं, ये आप जान ही गए होंगे, और यदि नहीं जाने तो पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं। इसका महत्वपूर्ण बिंदु, प्रश्न की समीक्षा और कीवर्ड का अर्थ क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट 1 देखिए, सरकार के कार्य: निर्णय करना, गरीबों की देखभाल करना, रेल सुविधा, डाक सुविधा, सीमाओं की रक्षा करना, भोजन की व्यवस्था करना, स्वास्थ्य की व्यवस्था करना, अपराध को रोकना, आपदा के समय लोगों की सहायता करने, क्या है सरकार के कार्य। ये सीटेट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, ये जानकारी के लिए। नीचे देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। सरकार के स्तर 3 स्तर: स्थानीय स्तर पर सरकार होती है, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर। सरकार के स्तर कितने होते हैं? 3 होते हैं। स्थानीय स्तर पर सरकार होती है, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि पंचायती स्तर पर, मतलब पंचायती राज में पंचायत स्तर पर 3 स्तर होते हैं सरकार के, और केंद्र स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर सरकार के 3 अंग होते हैं: कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, और उसमें एक संसद के 2 अंग भी होते हैं। तो ये जानकारी के लिए हम लोग तीनों एक साथ पढ़ लिए, लेकिन इस वीडियो में सरकार में इम्पोर्टेंट सबसे पॉइंट है कि पंचायत स्तर पर सरकार के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है इम्पोर्टेंट पॉइंट 2: अलग अलग सरकारें। देखिए, सरकार के प्रकार: सरकार 2 प्रकार के होते हैं, एक लोकतांत्रिक और एक राजतंत्र। देखिए, लोकतांत्रिक में हमें चुनना, हम चुनते हैं, वो हमारे लिए निर्णय लेता है और हमारे प्रति वो सफाई भी देता है। किसी कार्य के प्रति यदि समस्या हम रखते हैं, समस्या उसे बताते हैं, तो वो सफाई भी देता है कि हमारे लिए क्या कर रहा है। तो सरकारें क्या करते हैं? किसी भी कार्य को करने के लिए अपने जनता को सफाई भी देती है कि हम आपके लिए ये कर रहे हैं। उसके बाद राजतंत्र में क्या होता है? खुद चुन लेना। देखिए, यहाँ पे हम चुनते हैं और राजतंत्र में खुद चुन लेना। और निर्णय कैसे होता है? तो समूह, कुछ समूह में लोग होते हैं, 5, 7 या 10 लोग, लेकिन अंतिम निर्णय किसका होता है? राजा का होता है, और सफाई नहीं देना पड़ता है। तो लोकतांत्रिक और राजतांत्रिक सरकार में क्या अंतर है आप समझ गए होंगे। यदि पूछा जाए कि निम्न में विचार करके पूछा जाएगा तो आप समझ लाएंगे कि हम चुनते हैं, निर्णय वो लेता है, साथ ही सफाई भी देता है। लेकिन राजतंत्र में सरकारें खुद चुन ली जाती है, निर्णय कुछ लोग करते हैं या समूह के लोग, 5 लोग मिलकर करते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय राजा का होता है और सफाई भी नहीं देना पड़ता है। एक अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वर्तमान लोकतंत्र प्रतिनिधि लोकतंत्र का रूप है। मतलब इस लोकतंत्र में हम अपने प्रतिनिधि को भेजते हैं, हम अपना प्रतिनिधि चुनते हैं और प्रतिनिधि हमारे बारे में सोचता है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वयस्क मताधिकार। इसका मतलब होता है कि 18 वर्ष के बाद ही कोई देश लोकतंत्र हो सकता है। कि मतलब वह देश जिसमें वयस्क मताधिकार लागू है, उसी देश को हम लोकतांत्रिक देश कहेंगे। और वयस्क मताधिकार क्या है? कि 18 वर्ष के ऊपर वाले व्यक्ति को वोट देने का अधिकार। तो वह देश जिसमें वयस्क मताधिकार लागू है, उसे ही हम लोकतंत्र कहते हैं। देखिए, पूर्व में लोकतांत्रिक देश थे जिन्हें लोकतंत्र तो कहा जाता था, लेकिन औरत, गरीब और अशिक्षित, इन 3 लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था। मीन्स गिने चुने लोग ही वोट देते थे। ठीक, तो वर्तमान लोकतंत्र में और पूर्व के लोकतंत्र में जो भी एक छोटा सा अंतर है, हम आपको समझा दिए। इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है कि किनको किनको वोट से वंचित रखा जाता था। तो औरत, गरीब और अशिक्षित। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है गांधी जी के बारे में।
इन्होंने वोट के बारे में कहा, मतदान के बारे में अपने यंग इंडिया में कहा कि मैं ये सही नहीं मानता या मैं ये बर्दाश्त नहीं करता कि जिसके पास चरित्र है लेकिन धन नहीं है वो वोट नहीं दे सकता। तो आप याद रखेंगे कि यदि मतदान के बारे में किसी प्रकार का वाक्य देकर के पूछा जाए कि यह किसका है, तो आप उसका उत्तर महात्मा गांधी देंगे। और इन्होंने वो वाक्य कहाँ पे कहा, तो यंग इंडिया में कहा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सरकार एवं जनता, देखिए सरकार एवं जनता का संबंध क्या होता है ये जान लेते हैं। सरकार की ताकत क्या है, कानून बनाना। सरकार के पास ताकत है कानून बनाने की, उसका पालन कराना, और यदि कोई पालन नहीं करता है तो सजा देना। ठीक है, और जनता की ताकत क्या है, कानून ढंग का नहीं तो विरोध करना। क्या करना, विरोध करना। अब विरोध करने के बाद नहीं हो रहा है तो न्यायालय जाना। क्या करना, न्यायालय जाना। और न्यायालय में भी यदि आपको क्या बोलते हैं, आपकी बातों को नहीं सुना जा रहा है तो आप मताधिकार का प्रयोग करके उस सरकार को हटा देंगे, अपने प्रतिनिधि को हटा देंगे। तो हमने क्या देखा, सरकार के 3 काम, कानून बनाएगा, पालन कराएगा, और नहीं पालन करने पे सजा देगा। और जनता की ताकत क्या है, कानून ढंग का नहीं है तो विरोध करेगा, और उससे भी नहीं होगा तो न्यायालय जाएगा, और उससे भी नहीं होगा तो मताधिकार प्रयोग करके उसको हटा देगा। ठीक है, अब जनता, सरकार और जनता के बीच संबंध जानने के बाद हम आते हैं मताधिकार के इतिहास के बारे में। देखिए मताधिकार प्राप्ति कब कब, देखिए इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कब किसको मताधिकार मिला। देखिए थोड़ा सा जान लेते हैं पहले। पूर्व में सक्रिय सफ्रेज मूवमेंट, पूर्व में सक्रिय सफ्रेज मूवमेंट मतलब मताधिकार की मांग की जा रही थी। मताधिकार की क्या की जाएगी, मांग की जा रही थी। सफ्रेज मूवमेंट माने मताधिकार की मांग। लेकिन ये मांग कब तेज हो गया, प्रथम विश्व युद्ध के समय में। प्रथम विश्व युद्ध में मौका मिला, क्या मौका मिला, पुरुषों की जगह पे महिलाओं को काम करना पड़ा। मतलब पुरुष बाहर चले गए तो महिला घर में काम करने लगी, घर के साथ साथ बाहर भी काम करने लगी। तो लोगों ने देखा कि हमने गलत विचारधारा रखा है, महिलाएं भी बहुत कुछ कर सकती हैं। उस समय मांग जो है और तेज हो गई थी। ठीक है, देखिए तो पूर्व में सक्रिय सफ्रेज मूवमेंट माने सफ्रेज मूवमेंट जो है पूर्व में सक्रिय था, महिलाओं के लिए मताधिकार की मांग। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के समय यह बहुत तेज मांग हो गया, क्योंकि महिलाएं बाहर जाके काम करने लगी और पुरुषों को लगा कि नहीं ये भी कुछ काम कर सकती हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि अमेरिका को 1920 में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला और इंग्लैंड को 1928 में। ठीक है, तो 3 पॉइंट, एक सफ्रेज मूवमेंट में और एक अमेरिका और एक इंग्लैंड। इस पेज में 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे आते हैं, देखते हैं शब्दावली की समझ। थोड़ा सा प्रश्न शब्द को देख लेते हैं क्या कर रहा है कि लोकतंत्र सरकार के मुख्य विचारों में से एक है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, जानकारी के लिए है कि लोकतंत्र सरकार के मुख्य विचारों में से एक है। अगला पॉइंट है कि न्याय एवं समानता के प्रति वचनबद्ध होना। न्याय एवं समानता के प्रति वचनबद्ध होना। और तीसरा क्या है कि न्याय एवं समानता को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जानकारी के लिए है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अब नीचे है। हम देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट को कोई भी है तो हम उसको बता देते हैं, और ये भी हम बता देते हैं कि कौन जानकारी के लिए है। देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम में आने के लिए। देखिए कावेरी नदी जल विवाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न से कई बार आए भी हैं। इसमें विवाद क्या है, देखिए बांध 1 बांध 2। कर्नाटक का कृष्ण सागर बांध ऊपरी छोर पे है। तो ये कर्नाटक में एक कृष्ण सागर बांध है, ऊपरी छोर पे है, और तमिलनाडु का मेट्टूर बांध निचले छोर पे है। और इन दोनों राज्यों के बीच पानी बंटवारे का झगड़ा होता है, नदी के पानी बंटवारे का झगड़ा होता है।
समस्या क्या है? तो समस्या ये है कि इस कर्नाटक के कृष्ण सागर बांध ऊपरी छोर पे है, ऊपर से नीचे पानी आने के लिए इस बांध को खोलना पड़ता है, तो अक्सर विवाद हो जाता है। तो इस विवाद को हल करने के लिए न्यायालय जो है हस्तक्षेप करती है और मामले का निपटारा करती है। तो सीटेट में आपका प्रश्न नहीं आता है कि कावेरी नदी जल विवाद किस राज्य से संबंधित है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु। कर्नाटक के कृष्ण सागर बांध के बारे में हो सकता है कि कर्नाटक के कृष्ण सागर बांध पे कौन सा विवाद है, या तमिलनाडु के मेट्टूर बांध के बारे में कौन सा विवाद है? तो कावेरी नदी जल विवाद। तो इसमें जो भी पॉइंट है हम आपको रख दिए हैं, क्या कि एक कावेरी नदी जल विवाद, एक कर्नाटक का कृष्ण सागर बांध, एक तमिलनाडु का मेट्टूर बांध। तीनों शब्दों से जोड़ करके प्रश्न बन सकते हैं। इसके अलावा एक प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि ऊपरी छोर पर कौन है और निचले छोर पर कौन है, या विवाद का मुख्य कारण क्या है, इससे भी प्रश्न बन सकता है। ठीक है, तो आपको हमने बहुत विस्तार से समझाया। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, और आशा करते हैं कि ये वीडियो पसंद आया होगा। इसका नेक्स्ट पार्ट 2 देखना ना भूलें, और यदि इस वीडियो को आपने पसंद किया तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें, और नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।